हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रूलिंग द कंट्री साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो इसे आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witness, but in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. तो क्या कहा जा रहा है कि 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर एक मुगल एम्परर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी राइट्स ग्रांट कर दिया, दीवानी राइट्स दे दिया। यानी कि 12 अगस्त 1765 को एक मुगल एम्परर ने रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी राइट दे दिया। और ये जो इवेंट था ये क्या रॉबर्ट जो क्लाइव है उसके अंडर हुआ था। यानी जो मेन लीडर था इस इवेंट का, जो मेन रिस्पॉन्सिबल बंदा था वो कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। यही मेन आदमी था, यही मेन ऑफिसर था जिसके अंडर ये इवेंट हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी राइट्स मिली थी। और ये जो आप फोटो में देख पा रहे हो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या था कि एक टेंट था, उसमें ये जो राजा है मुगल एम्परर, ये उन्हें दे रहे हैं कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसमें कुछ इंडियंस भी थे और कुछ इंग्लिशमैन थे। इंडियंस क्यों थे? ताकि विटनेस के लिए कि बाद में कंपनी दीवानी राइट्स के बाद जो काम करे उसके बाद फिर लोग बोले कि ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो क्या कुछ आदमियों को भी रखा था इंडियंस को, ताकि बाद में बता सके कि विटनेस है कि हाँ इन्होंने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ के, एकदम नॉर्मली सा हो गया था। लेकिन जो पेंटर है, ये जो आप लोग सोच रहे होगे ये फोटो खींची गई होगी, तब कैमरा नहीं थे। ये जो कैमरा थे भी वो काफ़ी बाद में आए। तो ये जो फोटो है ये कैमरा से नहीं क्लिक हुई है। ये क्या है? ये पेंटिंग है, इसको क्या बनाया गया। तो जो पेंटर था उसको क्या कमीशन दी गई थी कि तुमको ऐसा एक बढ़िया से बनाना है कि जिसमें जो राजा लोग हों, राजा को बना दो, अच्छे अच्छे महल बना दो, अच्छी प्लेस बना दो, और वो सब क्या इनको ग्रैंड एंट्री दे रहे हैं ऐसा। तो ऐसा उसको क्या पेंटर को कमीशन मिली थी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों करवा रहा था? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सोच रहा था कि उसकी टाइम पीरियड में एक और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल ओकेशन हो जाए, एक मैजेस्टिक ओकेशन हो जाए। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. तो क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही इनको दीवानी राइट्स मिल जाता है तो दीवानी का मतलब क्या होता है कि मतलब कि फाइनेंशियल का जितना भी होगा सब उसके अंडर में आ जाएगा। तो जैसे इनको दीवानी राइट मिलती है तो जो कंपनी होती है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है। जो एक टेरिटरी थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे बंगाल की एक टेरिटरी है किसी की, तो तब के जैसे राजा ले लेते
तो जैसे हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में ट्रेड टू टेरिटरी में, तो क्या उसमें मीर जाफर को बना दिया था और 5 लाख रुपीस उनसे पर मंथ लिए जा रहे थे। तो जैसे बंगाल क्या हो गया, बंगाल के नवाब है क्या, मीर जाफर की टेरिटरी है बंगाल। तो बंगाल के चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जितना भी पैसे ऐसे हैं वो सब किनके अंडर में आ जाएंगे, वो डायरेक्ट कंपनी के अंदर आ जाएंगे, कंपनी के अंडर आ जाएंगे। तो ऐसा था क्या कंपनी का काम। तो जितने सारे पैसे थे वो सब क्या कंपनी के अंडर आ गए उस टेरिटरी की। अब देखिए, अगर आपका कोई देश हो, जैसे कि आपको बना दिया जाए इंडिया का फाइनेंशियल मिनिस्टर, तो क्या आप जितना भी पैसा है देश का वो क्या एकदम सही अच्छी जगह यूज़ करेंगे, बिल्डिंग्स बनवाएंगे, स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, ठीक है, आप बढ़िया जगह काम करेंगे अगर आपको इंडिया का बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप इंडियंस हो, आप भारतीय हो, आपको देश प्रेम याद आएगा कि हमें अपने देश को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडियन हो और आपको पाकिस्तान का आपको फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या आप वहाँ पे जाकर के क्या आप बिल्डिंग्स बनवाओगे बढ़िया बढ़िया? क्या आप उसके जो हित में काम करोगे? आप तो क्या सोचोगे जितना पैसा है सब उड़ाओ। क्यों? क्योंकि वो आपका तो देश है नहीं, 5 साल बाद आप वापस आ जाओगे इंडिया। तो क्या आप तो ऐसे ऐसे खर्चे करोगे, अपने ऊपर खर्चे करोगे, पूरा लूटोगे पाकिस्तान को। तो क्यों? क्योंकि आप इंडियंस हो। और पाकिस्तान का अगर आपको चीफ फाइनेंशियल बना दिया जाए तो आप उसके एकदम ध्यान से काम नहीं करोगे, जितना पैसा है सब आप ही खा जाओगे। तो ऐसा ही क्या था, जो कंपनी थी, कंपनी का तो देश था नहीं भारत, ब्रिटिशर्स का तो था नहीं, ब्रिटिशर्स तो बाहर से आए। तो वो सब क्या चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए फाइनेंशियल मिनिस्टर बन गए। और उसके आने वाला जितना भी पैसा था सब उनके अंडर में आ गया और वो अपने फिजूल के खर्चे उड़ाने लगे। मतलब कि पहला तो काम उनका जितने भी खर्चे थे उनमें भरना था। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर में पढ़ा था कि मीर जाफर है, मीर कासिम को हराने के बाद मीर जाफर को क्या नया नवाब बना दिया गया और उनसे क्या 5 लाख रुपए पर मंथ लेते ही थे ब्रिटिशर्स। तो क्यों लेते थे? ताकि जो उनके एक्सपेंसेस है, जितने भी उनके खर्चे हैं वो सब क्या निकल जाए। कौन कौन से खर्चे? जैसे उनकी इन्फेंट्री हो गई, उनकी कैवलरी हो गई, यानी कि उनकी जो फोर्स हो गई, वो आर्मी हो गई, उनके जो वेपन्स है वो जैसे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रेड टू टेरिटरी में, उन लोगों ने वो 2 गन्स का यूज़ करते थे, जैसे एक थी मैच लॉक और एक थी मस्केट। तो ये 2 गन हो गई, इनमें भी एम्यूनेशन का जितना खर्चा आता था, और जो ये फोर्टिफिकेशन यानी कि ये सारे किले बनाते थे तो इसका जो पैसा लगता था वो सब क्या इसी से जाने लगा था। और अब जो दीवानी राइट उनको मिल गई तो अब क्या वो और अच्छे से खर्चा कर पा रहे थे, हर चीज़ में खर्चा कर पा रहे थे, और क्या वो अपने रिवेन्यू रिसोर्सेस को भी बढ़ा रहे थे। यानी कि वो क्या एक तो लैंड एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे थे ताकि जो उनका रिवेन्यू रिसोर्स है वो बढ़ जाए। यानी कि रिवेन्यू रिसोर्स बढ़ेगा यानी उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, रिवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। और रिवेन्यू इतना उनको चाहिए था कि जैसे अगर उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो क्या इंश्योर कर सके कि अगर हमको ये चीज़ चाहिए तो हम लोग तुरंत खरीद सकते हैं। जो भी उनको वांट होती थी उनकी, वो तुरंत उसे सेल या उस प्रोडक्ट को बाई कर सके। ऐसा क्या उनका सोचना था, ऐसा मानना था कि हमें इतना करना ही है। ओवर द ईयर द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड to move with some cautions. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted. तो क्या कहा कि इसी साल क्या हुआ, जो कंपनी है उन्होंने ये भी सीखा कि जो अभी तो वो लोग क्या चैप्टर का क्या नाम है, रूलिंग फ्रॉम द कंट्री साइड। यानी कि पहले के चैप्टर में ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि वो ट्रेड करने आए थे ब्रिटिशर्स और उसके बाद टेरिटरी में आके कब्जा कर लिया। यानी कि टेरिटरी में जब कब्जा करा तो कहाँ पे करा, जो बड़े बड़े शहर है जैसे बंगाल हो गया,
यहाँ पर आके क्या उन लोगों ने क्या कब्जा करा। तो ये सब क्या कब्जा, कंट्री साइड मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए, यानी जैसे गांव का एरिया होगा। अब एक बात सोचिए, ये लोग गांव के एरिया में क्यों ये सब करते होंगे, गांव का एरिया क्यों ये रूल करना चाहते हो, गांव में क्या है, गांव को क्यों जीतना चाहते हैं। तो गांव को जीतने का ये एक मेजर इनका जो एक मेजर इनका टारगेट था वो ये था कि देखो जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो सब कहाँ पे होता है, वो सब होता है गांव में। और गांव में ये लोग क्या करेंगे, खेती करवाएंगे इंडियन पीजेंट से, और क्या करवाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रॉप्स उगवाएंगे, मसाले उगवाएंगे, जैसा कि पहले के चैप्टर पढ़ा था, कार्डमम, सिनेमम, ब्लैक पेपर, ये सारे स्पाइसेस ये लोग क्या इंडिया से इंडिया से एक्सपोर्ट कराते थे, और ये जाकर कहाँ यूरोप में इंपोर्ट करवा करके भेजते थे, इधर उधर सेल करते थे, क्या एकदम हायर प्राइसेस में, ताकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ऐसे गांव में जाएंगे, हर जगह क्या ये हर जगह जा कर के क्रॉप उगवाएंगे जो इनकी वांट होगी, जिनको ये क्या चाहते होंगे। तो अब देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जाओ और जर्मनी में जाकर के, जर्मनी के जितने गांव हैं वहां जाकर के सबको कब्जा कर लो, तो क्या आप जाओगे, क्या कब्जा करोगे? नहीं, थोड़े रिसर्च करोगे कि पहले क्या जर्मनी के किसी गांव में कब्जा किया है, अगर हाँ किया है तो उसकी स्ट्रेटजी देखोगे कि कैसे किया है, वैसे हम भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यार ये आपको पहले से थोड़ी ना पता कि हमको ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलनी है, जब आप दूसरे वाले का देखोगे तब आपको पता चलेगा ना। जैसे कि आप कुछ ड्रॉ करते हो या कुछ बनाते हो तो क्या पहले की स्ट्रेटजी देख लेते हो, यानी कि अगर अगर हम लोग जो काम है उसको दोबारा से करें तो पहले जैसे हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाई, वो क्या वो काफ़ी टाइम लग के बना, जैसे वो बनी 1 घंटे में, फिर उसके बाद उसी ड्राइंग को हम लोगों ने 4-5 दिन बाद फिर बनाया तो वो आधे घंटे में बन गई। क्यों आधे घंटे में बन गई? क्योंकि उसको हम लोगों ने 5 दिन पहले बनाया था, और उसमें जितना भी डिफ़िकल्ट काम था वो सब क्या हम लोग अब आसानी से जान चुके थे कि ऐसे ऐसे लाइन बनानी तो तुरंत हो जाएगा। या जैसे मैथ्स के सम होते हैं, इनको हम लोग करते रहते तो हमें क्या पता रहता, आइडिया रहता है। तो ऐसे जो कंपनी थी वो पहले के रूलर्स को देखती थी कि पहले किसी ने रूल करा तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी, वैसी स्ट्रेटजी लेकर के कंपनी भी आगे बढ़ती थी और वो भी क्या सक्सेस हो जाती थी। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि जो कंट्री है, जो कंपनी है, उसने जो कंट्री साइड है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें कैसे कब्जा करा, अपने रिसोर्स, रेवेन्यू रिसोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करा, और क्रॉप कैसे उगाए जो इनको चाहिए थे। जैसे कि बताया कि ये रूरल एरियाज को इसीलिए चुन रहे थे ताकि ये क्या क्रॉप्स उगा सके। तो अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिवेन्यू फॉर द कंपनी। इससे हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर. It want a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1765, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now, the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. Artisanal production is in decline. The agricultural cultivation showed signs of collapse. Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। तो क्या हुआ कि जो कंपनी है वो क्या जैसे दीवान बन जाती है, लेकिन तब भी वो क्या अपने आप को एक प्राइमरली एक ट्रेडर ही समझ रही थी। क्यों? क्योंकि एक वो लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम चाहती थी कि यहाँ से खूब सारा पैसा, लेकिन उतना नहीं आ पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, दीवान राइट मिल गई थी, लेकिन जो उसकी विलिंग थी, यानी जो वो सोच के आई थी कंपनी,
उसके मुताबिक उतना पैसा उन्हें नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों क्या उन्हें सोच रहे थे कि किसी एक नए सिस्टम को एसेस करा जाए, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, ताकि जो पैसा उसका क्या कलेक्शन हो। तो वो लोग क्या करते थे, पहले यहाँ से क्या फाइन कॉटन और सिल्क के क्लॉथ एकदम चीपली खरीदते थे एकदम बहुत ही ज्यादा सस्ते में, और जाकर के क्या 5 साल तक तो ऐसा ही चलता रहा। और जो वैल्यू थी उनकी गुड्स की, जो कि वो कंपनी यहाँ पे बाय करती थी, वो क्या डबल हो जाती थी। और बिफोर 1765 जो कंपनी थी वो जो परचेज करती थी गुड्स, जो इंडिया में इंपोर्ट कराती थी गोल्ड और सिल्वर, कहाँ से, ब्रिटेन से, वो क्या रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो ये जो जितना भी पैसा आता था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, ये सारा पैसा कहाँ, बंगाल के जो फाइनेंस है उसमें क्या जाकर के ये जुड़ जाता था, कलेक्ट हो जाता था। और जब तक ये इसमें ऐसा होता रहा, इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, यानी कि जितना पैसा होता था वो सब क्या ऐसे खर्च हो जाता था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बाकी पैसा अपने में उड़ा लेती थी। जितना भी उसको एक्सपेंसेस थे, उसके खर्चे थे, उसमें क्या सारे पैसे खत्म हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो बंगाल की इकोनॉमी है वो क्या एकदम डीप क्राइसिस में चली गई, बहुत ही ज़्यादा क्या क्राइसिस में चली गई। और फिर क्या हुआ कि जो आर्टिशंस है ये सब क्या डिजर्टिंग विलेज, यानी कि जितने भी आर्टिशंस थे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे क्या विलेज छोड़ करके, गांव छोड़ करके क्या जाने लगे। तो क्या हुआ, जो सामान था वो क्या कम हो गया, सामान सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, यानी कि जो सामान है वो महंगा हो गया। फिर क्या हुआ, तब भी जो कंपनी है वो क्या बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में ही खरीद रही थी। फिर जो पीजेंट्स थे वो सब क्या, ये जो अनेबल टू पे द ड्यूज, यानी कि कंपनी तो एक तो पैसा खूब लेती थी, ऊपर से एकदम कम दाम में खरीदती भी थी, और क्या टैक्स भी खूब, रिवेन्यू भी, मतलब कि टैक्स लेती थी। तो क्या ड्यूज, ये जो ड्यूज है ये क्या टैक्स है, तो जो टैक्स भी लेती थी, इसकी वजह से क्या होता था कि जो पीसेंट्स हैं उनको क्या अनेबल टू पे, और ये पे नहीं कर पाते थे। इससे क्या होता था कि जो आर्टिशंस है वो सब क्या छोड़ के चले जाते थे गाँव, जिससे आर्टिशनल प्रोडक्शन क्या कम होता गया, और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वो क्या कोलैप्स हो गया। फिर इन 1770 में एक बहुत ही बड़ा टेरिबल फैमाइन आया, एक बहुत ही बड़ा अकाल आ गया, बहुत ही खतरनाक अकाल, जिसमें 10 मिलियन पीपल, यानी कि 1 करोड़ बंगाल के लोग, बंगाल निवासी मर गए, यानी कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। 1/3, 1/3 जनसंख्या क्या खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी कि जब अभी मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्रॉप्स की अपनी जो वांट होगी वो कैसे उगाएंगी। तो क्या धीरे धीरे वो चैप्टर आपको वही बताने जा रहा है कि क्रॉप्स के बारे में ये क्या पूरा चैप्टर है कि अब एग्रीकल्चर जब इम्प्रूव कराएंगी। अब देखिए जैसे कोई लैंड है वो एकदम बिल्कुल खराब सी है, तो उससे क्या सबसे पहले आप उसमें प्लोइंग करोगे तो उससे क्या होगा कि जो फील्ड है वो क्या थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उससे क्या फिर उसमें सीड लगाओगे, मैन्योर एन्योर, ये सब जो हम लोगों ने साइंस के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ये सब हम लोग जब करेंगे सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तब क्या वो जमीन थोड़ी अच्छी हो जाएगी और उससे क्या अच्छी क्रॉप आएगी। तो वैसे जब एग्रीकल्चर को जब वो इम्प्रूव कराएंगे, फिर जो उनके बारे में जितना भी क्रॉप उगानी, चाहे ओपीनियम हो या वो थोड़ा वो तो यूरोप में होता था, और जो इंडिगो हो गया, ये सब जो जितना भी ये सब यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे वो सब क्या अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारा जो टॉपिक है ये सब हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के टॉपिक में पढ़ते रहेंगे इसी चैप्टर में। और ये जो टॉपिक है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged
and agriculture had to be improved. How was this to be done? After 2 decades of debate on the questions, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdars were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encouraged the zamindar to invest in improving the land, since the revenue demanded of the state would not be increased. The zamindar would benefit from increased production from the लैंड. तो क्या हुआ कि अब जो कंपनी है, अब कंपनी एग्रीकल्चर को क्यों इम्प्रूव कराना चाहती थी? तो देखिए, तो अगर क्या हुआ कि यदि जो इकोनॉमिक है वो क्या रुइन हो गई, एकदम ख़त्म हो गई, और जो कंपनी है उसका जो रिवेन्यू इनकम है वो कम हो जाता है, तो क्या होता है कि जो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स है वो क्या उन्होंने फील करा कि हम लोगों को लैंड पर इन्वेस्टमेंट करना भी क्या शुरू करना चाहिए और इनकरेज भी करना चाहिए कि हमें क्या इसमें इम्प्रूव करना है. तो फिर क्या हुआ कि इसे हम लोग डन कैसे करें? तो इसके लिए क्या हुआ, फिर कंपनी ने एक नया सेटलमेंट बनाया. उस सेटलमेंट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट. कब आया? 1793 में कंपनी ने एक सेटलमेंट लाई कंपनी, उसका नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट, जो कि रिलेटेड था किससे? एग्रीकल्चर थे. तो इसमें क्या था कि जो राजा और जो तालुकदार थे उनको जमींदार बना दिया, और जमींदार बनाने के बाद कहा कि तुम्हें क्या रेंट कलेक्ट करना है पीजेंट से, यानी कि जो पीजेंट किसान वगैरह लोग हैं जो कि काम करते हैं, इनसे रेंट लेना है, और वही रेंट रिवेन्यू किसे दे देना है? वही रेंट रिवेन्यू दे देना है जा करके किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को. और जो रिवेन्यू होगा वो क्या? वो फिक्स्ड रिवेन्यू होगा. तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जमींदार और तालुकदार का क्या फ़ायदा? वो बढ़िया अपना राजा थे, राजा ही रहे एकदम, राजा में तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट है. तो उनको ऐसा इस तरीके से प्रॉफिट है क्योंकि देखिए जो अमाउंट है वो तो फिक्स है. जैसे कि उन लोगों ने पीजेंट से कलेक्ट किया, जैसे समझ लीजिए जो राजा है उनको ज़मींदार बना दिया. ज़मींदार क्या करेंगे? समझ लीजिए उन लोगों ने 10 लोगों से क्या पैसे मांगे, टैक्स मांगा, और वो पैसा जो आया वो पैसे आए 100 रुपये. ठीक है, 100 रुपये उन लोगों ने 10 लोगों से कलेक्ट करा. ठीक है, अब क्या है कि अब वो पैसा क्या कंपनी को देना है. अब कंपनी ने रेट फिक्स कर रखा है 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये जितना भी 50 रुपये कंपनी को टैक्स पे करना है, तालुकदार और ज़मींदार को पीजेंट से कलेक्ट करके. तो पीजेंट्स ने तो ज़मींदार ने कितना कलेक्ट करा? ज़मींदार ने कलेक्ट करा 100 रुपये. तो वो लोग क्या 50 रुपये कंपनी को दे देंगे, और जो 50 रुपये बाकी बचा रहा वो अपने पास रख लेंगे. तो ऐसे ही क्या होता था कि ये जो 50 रुपये बचता था वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो रेंट है वो कलेक्ट करते थे, और उसका जो प्राइस होता था उसके हिसाब से कंपनी को दे देते थे जाके, और जो भी बचता था वो सब जो तालुकदार और जो राजा हैं वो अपने ऊपर खर्च करते थे. फिर क्या हुआ कि ऐसा कंपनी ने इसलिए करा क्योंकि क्या हुआ कि जो कंपनी है वो सोच रही थी कि उसे एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, एक ऐसा सेटलमेंट मिल जाए जिसमें क्या होता है कि जो परमानेंटली उसको एक अमाउंट ऑफ मनी उसको हर महीने मिलती रहे, एक फिक्स्ड मनी मिलती रहे. तो जो क्या होगा कि जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहेगा. तो इससे क्या होगा कि तो जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा. तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने मिलता रहेगा, और इससे क्या होगा, कंपनी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी.
तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम। तो ये द प्रॉब्लम मतलब कि ये जो हमारा न्यू सिस्टम था, कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट। तो इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या दिक्कतें थी वो इस द प्रॉब्लम टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindaris were sold off at auction organized by the company. By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the zamindars, but no gain for the company, since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently. Even then, the zamindars did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier 8 years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. तो क्या होता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट जब आता है तो ये क्या प्रॉब्लम को क्रिएट करने लगता है। कैसे, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या ये डिस्कवर करा, खोज करा कि जो ज़मींदार लोग जो थे ना वो सब इसमें लैंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे ताकि जो लैंड वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जो रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था और जो ज़मींदार थे उनको क्या डिफ़िकल्टी हो रही थी ये सब पे करने में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ज़मींदार ने क्या 100 रुपये पीजेंट से रेंट लिया और 50 रुपये दे दिया। तो 50 रुपये जो बचा वो उनको क्या, वो उनका प्रॉफिट वो अपने में खर्च करे। तो वैसा बताएं कि तो उनका जो जैसे ज़मींदार ने 100 रुपये रेंट लिया, उनके पास 100 रुपये टोटल आया, तो जो कंपनी उनका 50 रुपये नहीं, कंपनी का है इतना ज़्यादा, समझ लीजिए जैसे 90 रुपीज़, यानी कि कंपनी 100 रुपये में से 90 रुपये तो खुद ही ले रही है और जो 10 रुपये है वो ताल्लुकदार और राजास के लिए क्या बच रहा है, उन जमींदार के लिए बच रहा है। तो ये जो चीज़ थी ये क्या, जो जमींदार है ये सब क्या इनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। और फिर कंपनी क्या कहती है, अगर आपको अपना प्रॉफिट शेयर बढ़ाना है तो क्या आप क्या ये जो लैंड है इनको इम्प्रूव करें। अगर लैंड इम्प्रूव करेंगे तो जो पीसेंट्स है वो ज़्यादा खेती कर पाएंगे, तो ज़्यादा रेंट दे पाएंगे। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रेंट वो नहीं दे पाएंगे। तो अभी जैसे कि ज़मींदार को 10 रुपये बच रहा है तो तब 15 रुपये बच जाएगा, 20 रुपये बच जाएगा। लेकिन 15 रुपये 20 रुपये ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन रियल में जितना भी होता है उतना भी अमाउंट इन ताल्लुकदार और राजास के लिए, या हम लोग ज़मींदार बोले तो इनके लिए क्या एक्सेप्टेबल और इतना भी ज़्यादा इनके लिए काम और उनके लिए सफिशिएंट नहीं था जितना उनके पास पहले था। तो ये पैसा उनके ऊपर क्या सफिशिएंट नहीं था। और जो ज़मींदार लोग थे उनको जितना रेंट मिल रहा था, जितना रेंट वो कलेक्ट कर रहे थे, वो रेंट उनको कंपनी को देने में क्या डिफ़िकल्टी हो रही थी। कैसे डिफ़िकल्टी हो रही थी, अब जैसे कि कंपनी जैसे उनको रेंट मिल गया समझो 95 रुपीज़ और 90 रुपीज़ तो क्या कंपनी ले जाएगी, तो 5 रुपीज़ खाली ज़मींदार के लिए बच रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ज़मींदार को ही अपनी तरफ से थोड़ा पैसा ऐड करके क्या कंपनी को रेंट देना पड़ता था। क्योंकि जो रेंट का था वो तो फिक्स्ड अमाउंट था, वो काफ़ी ज़्यादा था। और क्या होता है कि अमाउंट ज़्यादा था और जो रेंट थे वो क्या बहुत ही कम देते थे लोग। क्योंकि उनकी ज़मीन फर्टाइल नहीं थी। फर्टाइल ना होने के कारण, और एक तो पीजेंट्स थे। अब क्या होता था कि जो उनकी जैसे कोई फार्मर है
पीजेंट्स है वो क्या कुछ भी अपनी जमीन में उगा रहा है और उसको उगाने के बाद क्या उसे बेच रहा है, तो वो किसे बेच रहा है, तो उसे कौन खरीद रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद रही है। और कंपनी क्या कर रही, बहुत ही ज्यादा चीप रेट में खरीद रही है। जैसा कि हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ट्रेड टू टेरिटरी में, तो उसमें क्या था कि जो कंपनी आई यहाँ पर इसलिए थी, ईस्ट में इसीलिए आई थी ताकि क्या यहाँ पे आएगी हाँ और लो प्राइस में खरीदेगी और वहां जा करके यूरोप जा करके क्या एकदम हाई प्राइस में बेच देगी। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा सस्ता आइटम खरीदते थे, मतलब कि आइटम एक खरीदते थे बहुत ही ज्यादा लोअर प्राइस में खरीदते थे, जिसके कारण जो पीजेंट्स होते थे उनको काफी कम पैसा मिलता था। अब जैसे उन्होंने एक चीज बेची, उनको कंपनी ने कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए। अब 10 रुपए में ही उन्हें क्या 5 रुपए क्या जमींदार को दे देना एज आ रेंट, और वही रेंट एज आ रेवेन्यू वो लोग कंपनी को दे देंगे। तो उसमें क्या जो पीजेंट्स है उनको कुछ नहीं बचता था, तो वो कुछ बहुत ही ना के बराबर अमाउंट ही क्या जमींदार को देते थे। तो जो पैसा था, जैसे उन्होंने 90 रुपए मांगा तो उनको क्या कभी कभी 85 रुपीज का ही कलेक्शन हो पाता था। तो जो 5 रुपीज है वो क्या जमींदार को अपने तरफ से ही देना पड़ता था। तो इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं था किसमें, इस परमानेंट सेटलमेंट में। किसके लिए, जमींदार के लिए, और पीजेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो फर्स्ट 19th सेंचुरी में जो डिकेड हुई, इसमें क्या हुआ कि जो लोग भी जो ऐसा मतलब कि जैसे कोई राजा तालुकदार को बना दे जमींदार एक जगह का, और अगर ये जो पैसे है, ये जो टैक्स है, ये अगर वो पैसे टैक्स नहीं दे पाया, नहीं कंपनी को भेज पाया, तो क्या होगा कि उसकी जो जमींदारी थी वो क्या उससे छीन ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। और आप लोगों ने सुना होगा कि घर को ऑक्शन में लेते हैं। जैसे एक आदमी आया, उसने बोला 10 करोड़, दूसरा बोलेगा 20 करोड़, तीसरा बोलेगा 30 करोड़। तो ऐसे क्या ऑक्शंस होते हैं, इतने महंगे महंगे ऑक्शन, काश मैं भी नहीं पता, तो छोड़ो। तो जो ऑक्शन में होता है, तो वैसे ही क्या कई सारी पेंटिंग्स का आप लोगों ने टीवी पिक्चर्स में देखा होगा, तो वैसे ही जमींदारी का भी क्या ऑक्शन होता था। जो कंपनीज के ऑफिशियल लोग होते थे वो क्या जमींदारी को ऐसे ऑक्शंस में बेचते थे। कहते कितने रुपए, कहता कोई कहता 10 रुपए, कोई कहता 20, कोई कहता 30 रुपए, कोई कहता 100, 200, 300, ऐसे कर करके जो हाईएस्ट अमाउंट लगाता उसको क्या जमींदारी मिल जाती। तो ऐसे क्या उनको क्या किसे उनकी जमींदारी ऑक्शन में आ गई। तो कंपनी ने ये सोचा कि ऑक्शन में जब उनकी जमींदारी जाएगी तो उनकी थोड़ी बेइज्जती होगी, उनको डिसरिस्पेक्ट होगा। क्योंकि वो पहले राजा थे, तालुकदार से, फिर उनको ऐसे उनकी जो पोस्ट है वैसे ऑक्शन में उड़ाया जा रहा है, तो क्या उनको सोचेंगे फिर भी क्या वो ऑक्शन लैंड को इम्प्रूव करेंगे और पैसा ज़्यादा दे पाएंगे। अब क्या होगा कि अगर लैंड इम्प्रूव हो जाएगी और पैसा ज़्यादा होगा तो कंपनी वाले इतने चालाक है जो अपना फिक्स्ड रेट है उसे और बढ़ा देंगे। तो इसलिए भी हो सकता है कि वो लोग ऐसा कह रहे हो कि इम्प्रूव करे अपनी लैंड। फिर दूसरा क्या है कि फिर भी क्या होता था कि जो ज़मींदार थे वो क्या इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे ये जो लैंड इनको इम्प्रूव करने के लिए। फिर क्या हुआ कि इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। To pay the rent he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent was evicted from the land he had cultivated for generations। तो क्या होता था कि जो विलेज में भी इसका बहुत ही ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ा। ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव, एक्सट्रीमली ऑपरेसिव था। तो क्या होता था कि जो रेंट होता था जो कि पीजेंट्स को देना पड़ता था, तो वो क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके क्या अपनी लैंड से निकालते थे और फिर क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पैसा कमाते थे। और जो रेंट देते थे तो क्या सोचते होंगे कि चलो मेरी लैंड तो बची रहेगी, लेकिन तब भी उनकी क्या लैंड इनसिक्योर थी कि कभी भी छीनी जा सकती है। उनकी खुद की लैंड उनसे कभी भी छीनी जा सकती है। वो क्या इनसिक्योर ही रहते
थे। तो कभी कभी क्या होता था कि पीजेंट्स के पास पैसे ही नहीं रहते थे ये उनको लोन देने के लिए। तो क्या होता था, रेंट देने के लिए तो क्या करते थे, वो पैसे उधार लेते थे किनसे, मनी लैंडर से। और अगर मनी लैंडर को वो फेल हो जाते पैसा देने से, तो जो पीजेंट्स की जो भी ज़मीन होती है, लैंड होती है, जो कि वो जनरेशन से उनके दादा परदादा, उनके फूफा के लड़के, बुआ के लड़के जो खेती कर रहे होते हैं, जनरेशन उनकी बाबा परदादा परदादा के दादा, उन दादा के परदादा, वो सारे दादाओं की जो ज़मीन है वो सब एविक्ट यानी कि वो मनी लैंडर के पास चली जाती थी। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी किसके साथ, परमानेंट सेटलमेंट के साथ, जो कि 1793 में आया और इसकी वजह से ये सेटलमेंट फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस। तो इससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आ न्यू सिस्टम इज डिवाइस के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड but the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? तो क्या कहा जा रहा है कि अर्ली 19th सेंचुरी में जो बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कन्विंस करा कि ये जो सिस्टम है, परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट अभी हम लोग लाए थे, ये क्या हम लोगों को एक और नया सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इस परमानेंट सेटलमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो फिर क्या हुआ कि जो कंपनी है ये सब क्या, इनको एक ज़रूरत थी एक नए सिस्टम की, जिसके लिए क्या अपने एक्सपेंसेस से वो मीट कर सके, अपने एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के एक्सपेंसेस को, उनके खर्चों को। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system, which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his direction, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and right of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system came to be known as the महलवारी सेटलमेंट। तो क्या होता था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे बंगाल प्रेसिडेंसी की, जो कि अब उत्तर प्रदेश में कुछ मिल गई है, तो एक इंग्लिश मैन था, एक अंग्रेज था, उसका नाम था होल्ट मैकेंजी। तो उस होल्ट मैकेंजी ने क्या एक नया सिस्टम डिवाइस करा, उसे डिवाइस करा और उसके वो जो सिस्टम है वो काम इफेक्ट में कब आया, 1822 में वो इफेक्ट में आने लगा। और उन्होंने सोचा कि ये विलेज से एक बहुत ही ज़्यादा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या होगा कि जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी उन्हें क्या प्रिजर्व करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रिजर्व होंगी किसके अंडर में, जो डायरेक्शन होती है कलेक्टर्स की, उनके अंडर में। कैसे कि जो कलेक्टर्स हैं ये जो विलेज इनको इंस्पेक्ट करेंगे, लैंड मीजरिंग करेंगे फील्ड की, और जितने
जितने भी कस्टम्स राइट है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के, इनको क्या रिकॉर्ड करेंगे। और जो एस्टिमेटेड वैल्यू रेवेन्यू आएगा ईच प्लॉट से, उसे क्या उसे हर एक विलेज को क्या देना पड़ेगा। यानी जैसे कि कई सारे एक जगह बना दी, उसमें क्या कई सारे बॉक्स बना दिए, और मतलब कि एक जगह ले ली, उसमें कई सारे फील्ड है, तो वो जो फील्ड है जिसकी जितनी ज़्यादा फील्ड होगी उसका क्या उन्हें रेंट देना पड़ेगा, जिससे क्या महल भी कहेंगे। तो ये महल उनको पे करना पड़ेगा। और ये पीरियडिकली यानी कि हर ये जैसे अभी पे करा, इसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे पीरियडिकली आता रहेगा। और ये परमानेंट नहीं फिक्स्ड था, यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें तो पैसे पर एक फिक्स था, लेकिन ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं था, उसमें कभी ज़्यादा कभी कम। और ये जो पैसे हैं कौन कलेक्ट करेगा? हेडमैन कलेक्ट करेगा। कहाँ का? विलेज का हेडमैन इन्हें कलेक्ट करेगा। जबकि हम लोग कहाँ परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदारी करते हैं, तो ज़मींदार करते थे। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? महलवारी सिस्टम भी क्या हम लोग इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है वो है द मुनरो सिस्टम। इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रैयतवार और रैयतवारी। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan, subsequently developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India. Reed and Munro felt that in the South there were no traditional zamindars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators, rayuts, who had tilled the land for generations. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as paternal father figures, प्रोटेक्टिंग द रैयट्स अंडर देयर चार्ज। तो क्या कहा जा रहा है कि पहले क्या जो ब्रिटिश की एक टेरिटरी थी कहाँ पे? साउथ में। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट वहाँ भी लगा था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट को हटाया गया और उसकी जगह क्या एक नया सिस्टम लगाया गया, जिसको क्या रैयत या रैयतवारी सिस्टम भी, रैयतवार या रैयतवारी सिस्टम के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं। तो ये जो रैयतवार और रैयतवारी सिस्टम है, इसे सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने लगाया था एक स्मॉल एरिया में। कहाँ पे? स्मॉल एरिया में। जो टीपू सुल्तान की जो जगह नहीं थी, जो टीपू सुल्तान की जो राज्य मैसूर, वहाँ पे क्या लगाया था। और आप लोग याद करिए मैसूर की कैपिटल क्या है, जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, हिस्ट्री के क्लास 8 सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, ट्रेड टू टेरिटरी में। मैसूर की कैपिटल है सेरिंगापट्टम। ये आपको क्या याद रखना है। तो ये जो हमारा मैसूर है, इसमें क्या लगाया था किसने? अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने लगाया था। और उसके बाद क्या कि इससे एक पूरे साउथ इंडिया में एक लार्ज स्केल में किसने लगाया? थॉमस मुनरो ने इसे क्या लार्ज स्केल में पूरे साउथ इंडिया में क्या डेवलप करा। जो ये रीड और जो मुनरो हैं, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये सब क्या ये जानते थे कि साउथ में कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं है, तो इसलिए क्या जो सेटलमेंट है वो डायरेक्टली जो कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि हम लोग कल्टीवेटर्स को क्या कहते हैं? रैयत कहते थे। तो जो कल्टीवेटर्स हैं रैयत, इनसे क्या हम लोगों को डायरेक्ट आर्ग्यूट करना पड़ेगा। तो और क्या करना पड़ेगा कि इनकी जो लैंड है उसे क्या जो ये जनरेशन से कर रहे हैं वो क्या दिस सेटलमेंट आर्ग्यूड हैड टू मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स हु हैड टिल लैंड फॉर जनरेशन। यानी कि जो कंपनी है वो डायरेक्ट उनसे बात करती है जो कल्टीवेटर्स है, जो कि अपनी जनरेशन यानी उनके परदादा दादा ये सब क्या उनके पापा परदादा दादा ये सब क्या इस फील्ड को क्या जनरेशन मतलब कि इन फील्ड को क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, इसी में क्या जनरेशन कर रहे हैं। तो
उनकी जो जनरेशन है उनसे क्या ये डायरेक्ट आर्ग्यूड करते हैं। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। और फिर क्या बोला, मतलब कि फिर क्या है कि जो इनकी फील्ड्स थी, जो रैयत थे उनकी जो फील्ड, उनको क्या एकदम केयरफुली और सेपरेटली सर्वे करा। और उनका जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको उससे जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको बनाने से पहले, यानी कि जैसे मुनरो सिस्टम है या रैयतवारी सिस्टम है, तो वहाँ पे रैयतवारी सिस्टम लगाने से पहले वो लोगों ने क्या वहाँ का सारा क्या सर्वे करा। मुनरो thought that the British should act as paternal father figures protecting the riots under their charge। और जो मुनरो था वो सोच रहा था कि जो ब्रिटिश है उसे क्या ये जो फादर फिगर्स है इनको क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो रैयट्स के अंदर जितना भी क्या चार्ज आता है। ऑल वॉज नॉट वेल, यानी कि ये जो मुनरो सिस्टम और जो रैयत वाली सिस्टम है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो इस सिस्टम के साथ भी क्या कुछ प्रॉब्लम है, जो कि लिखा है किसके अंडर, ऑल वॉज नॉट वेल के अंदर। तो इसे भी हम लोग चलो पढ़ते हैं, ऑल वॉज नॉट वेल। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम were imposed, it was clear that all was not well with them, driven by the desire to increase the income from land. Revenue officials fixed too high and revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside. And village became deserted in many regions. Optimists People had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. तो क्या होता है कि कुछ ही सालों में इस सिस्टम के लगते ही बहुत सारी क्या प्रॉब्लम आने लगती है। पहली प्रॉब्लम क्या आने लगती है कि इसका ये जो सिस्टम था इसमें जो रेवेन्यू था, जितना जो टैक्स था, जितना भी इसमें रेट था वो क्या बहुत ही ज़्यादा हाई था। और इसमें रेवेन्यू डिमांड भी क्या बहुत ही ज़्यादा हाई फिक्स करी थी कंपनी ऑफिशियल्स ने। तो इसके कारण जो पीजेंट्स थे वो सब क्या अनेबल टू पे, ये अपना जो जितना भी ये अपना रेवेन्यू टैक्स थे ये क्या पे नहीं कर पा रहे थे। और ये क्या, तो ये जो कंट्री साइड से ये क्या छोड़ कर चले जा रहे थे। इसकी वजह से क्या होता कि जो गांव है वो क्या बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स, यानी कि बहुत सारे रीजन्स में जो गांव है वो डिजर्ट हो रहे थे। डिजर्ट मतलब कि खाली हो रहे थे, लोग वहां से क्या जा रहे थे। और जो ऑफिशियल थे उन्होंने क्या इमेजिन करा था कि जो नया सिस्टम आएगा, मतलब कि जो रैयत से यहाँ के कल्टीवेटर्स, उन्होंने ये इमेजिन करा था कि जैसे ये नया सिस्टम आएगा तुरंत ही क्या कई सारी ये जो फार्मर्स है वो क्या रिच फार्मर में क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हमारे टॉपिक चल रहे थे, हमारा चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है क्रॉप्स फॉर यूरोप, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of expand the cultivation of opium and indigo. In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Province, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. How was this done? The British used a varieties of methods to expand the cultivation of crops they needed. Let us take a closer look at the story of one such method of production. तो क्या कहा जाता था कि जो ब्रिटिश है उन्होंने ये भी रियलाइज करा कि जो कंट्री साइड है वो उनके लिए क्या यील्ड रेवेन्यू के लिए नहीं है, वहाँ पे क्या ये लोग क्रॉप्स को भी क्या उगा सकते हैं जो कि यूरोप में रिक्वायर्ड है। और इसी तरह जो 18th सेंचुरी है इसमें क्या लेट 18th सेंचुरी में जो कंपनी है उसने अपना बेस्ट ट्राई करा
ट्राई बेस्ट करा कि जो कल्टीवेशन है ओपियम और इंडिगो की, इसे क्या एक्सपैंड करे अपनी कंट्री में। और इसी तरह ये जो सेंचुरी थी इसमें हाफ दैट फॉलोड, और इसमें आधी सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या परसुएडेड और फोर्स जो कल्टीवेटर्स थे उनको क्या फोर्स करा कि इंडिया में कई सारी अलग अलग क्रॉप्स उगाए, जैसे कि बंगाल में जूट और असम में टी, और जो यूपी है उत्तर प्रदेश, पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में क्या शुगर केन यानी गन्ना, और पंजाब में वीट, और महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में राइस। तो ये सब क्या फोर्स करा किनको, कल्टीवेटर्स को। हाउ वॉज दिस डन, यानी कि कैसे होता था। तो जो ब्रिटिश थे ये क्या वेराइटी ऑफ मेथड यूज करते थे कल्टीवेशन, ये जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है जो इनकी ज़रूरतें हैं इनको एक्सपैंड करने के लिए। तो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक। तो इस जो यहाँ पे आगे एक स्टोरी आएगी उसमें क्या हम लोगों को क्लोजर लुक देखना है कि ये जो कैसे वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन होता कैसे था। डस कलर हैव अ हिस्ट्री, तो ये एक अलग सा एक टॉपिक दिया गया है, तो इसे पढ़ना चलो पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है ये इंडिगो के बारे में। तो फिगर 5 and 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। द इमेज ऑन द लेफ्ट फिगर 5 shows a कलमकारी print created by weavers of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. Britain. There is one thing common in the two prints. Both use a rich blue color, commonly called indigo. Do you know how this color was produced? The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in the Morris print in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो फिगर नंबर 5 है वो क्या एक कलमकारी प्रिंट है, और फिगर नंबर 6 वो क्या एक मॉरिस कॉटन प्रिंट है। तो ये जो कलमकारी प्रिंट है वो 20th सेंचुरी में बनाया गया था आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा, और ये जो मॉरिस कॉटन प्रिंट है ये क्या लेट 19th सेंचुरी में बनाया गया था इंग्लैंड में कुछ इंग्लिश मैन के द्वारा, जिनका नाम था क्या विलियम मॉरिस। उन्होंने क्या ये मॉरिस कॉटन प्रिंट नाम दे दिया अपना ही। तो इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, और बोला जा रहा है इन दोनों प्रिंट में एक चीज कॉमन है कि ये जो दोनों प्रिंट है इनमें क्या ब्लू कलर आ रहा है, और काफी रिच यानी काफी गहरा ब्लू कलर आ रहा है, जिससे क्या पता चलता है कि इनमें क्या एक बहुत ही अच्छा ब्लू कलर यूज हुआ जिसका नाम क्या है इंडिगो। और इंडिगो उगाया कैसे जाता है, इंडिगो क्या एक ट्री का नाम, एक क्रॉप का नाम है जिसका नाम है, एक प्लांट है उसका नाम इंडिगो, उससे का ये ब्लू डाई ली जाती है। और जो मॉरिस प्रिंट है जो कि 19th सेंचुरी बनी है वो क्या ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हुई थी, किससे, इंडिगो प्लांट से। और 19th सेंचुरी में इंडिया क्या एक बहुत ही बड़ा सप्लायर था किसका, बहुत ही बड़ा क्या सप्लायर था किसका, इंडिगो का, टू द यूरोप, यानी यूरोप से इंडिया पे एक्सपोर्ट होता था, इंडिया में क्या एक्सपोर्ट होता था किसका, इंडिगो का। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी कि इंडियन इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम लोगों को वाई द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। The indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, India indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth.
However, only small amounts of Indian indigo reached the Europe market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe. In it was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from the indigo, wood producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. Clothes dyers, however, prefer indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on the indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also come up in many parts of North America. By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies to and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for a new source of indigo supply. From where could this indigo be procured? तो क्या कहा जाता है कि इसमें कहा जा रहा है कि इंडिगो इंडियन इंडिगो यानी कि जो इंडियन इंडिगो एक क्रॉप होती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो इंडियन इंडिगो का जो क्रॉप है इसकी इतनी डिमांड क्यों है आखिर। तो क्या होता था कि ये जो इंडिगो है ये किस लिए काम आता था, पहले लोग समझ लेते हम लोग कि इंडिगो किस काम आता है। तो अभी हम लोग जाने तो जो इंडिगो है हम लोग किसी एक कलर को कहते हैं, है ना। इंडिगो हम लोग एक कलर को कहते हैं और ये जो इंडिगो कलर है वो किससे बनता है, वो एक प्लांट से बनता है और वो प्लांट कहाँ पे, वो ट्रॉपिक रीजन में क्या ग्रो करता है। तो ये 13th सेंचुरी की बात है जिसमें क्या होता है कि जो इंडियन इंडिगो है वो उसको क्लोथ जो नहीं होता है, क्लोथ कपड़े में जो डाई के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोगों ने बिल्कुल वाइट कलर का क्लोथ बना दिया, ठीक है, फिर उसके ऊपर डिज़ाइन करी। अब जैसे हम लोगों ने उसमें फ्लावर की डिज़ाइन बना दी, तो उस फ्लावर में हम लोगों को क्या ब्लू कलर का पेंट करना है। तो वो ब्लू कलर का पेंट क्या इंडिगो से मिलेगा। तो क्या हम लोग इंडिगो की क्रॉप्स लेंगे और उनसे क्या हम लोग बना लेंगे, क्या हम लोग उनसे बना लेंगे उनका क्या कलर बना लेंगे और उस कलर का हम लोग क्या अपनी जो ड्रेस तैयार करी, जो ड्रेस का डिज़ाइन उन फ्लावर में लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो जो हमारी जो भी ड्रेस है वो क्या डिज़ाइन हो जाएगी और कलर भी हो जाएगी। तो इस ऐसे ही क्या इंडियन इंडिगो का क्या इस्तेमाल होता था, किसके लिए, क्लोथ डाई के लिए, जो ब्लू कलर की डाई। तो क्यों, अब इधर समझते हैं कि ये ट्रॉपिक रीजन क्या होता है। तो हम लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि ट्रॉपिक्स कितने कितने ट्रॉपिक्स होते हैं, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये सारे क्या हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो इंडिगो है ये क्या ट्रॉपिक रीजन में ही क्या ग्रो करता है। तो जो इंडियन इंडिगो है इसे तो ये कहाँ पर होता है, इंडियन इंडिगो कहने का मतलब कि ये इंडिया में होता है। तो इंडिया कौन से जोन में आता है ये आप हम लोग को बताएंगे। तो ये जो इंडिया जो है जिस जोन में आता है इंडिया, उस जोन में क्या जो इंडिगो है उसकी कल्टीवेशन होती है।
तो अब इस जोन में कल्टीवेशन होती है, तो क्या जो देश इस जोन में नहीं आता, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इंडिया सपोज टॉरिड जोन में आता है और कोई देश है जो कि टेम्परेट जोन में आता है, तो क्या होगा कि टेम्परेट जोन में रहने वाली कंट्री इंडिया के जो इंडिगो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो उगा नहीं सकती। तो ये तो बात सही है कि अगर ये इसी जोन में उगने के लिए बना है तो वो दूसरे जोन में तो नहीं उगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो लोग इंडिया से मंगवा लेंगे वो सारा सामान। तो वो क्या, जो हमारा इंडियन इंडिगो है वो क्या इम्पोर्ट कराने लगे। तो फिर क्या होता था, लेकिन पहले तक तो ये लोग क्या इम्पोर्ट नहीं कराते थे। चलो इम्पोर्ट कराना शुरू कर लिया, लेकिन इम्पोर्ट कराने से पहले वो ब्लू कलर की कोई डाई यूज़ करते होंगे, तो वो कौन सी थी। तो हाँ, तो जो पहले ब्लू कलर की जो डाई वो लोग यूज़ करते थे वो थी वोड, WOAD, वोड। वोड भी क्या इंडिगो की तरह एक क्रॉप होती है, उसे भी कल्टीवेट करते हैं ब्लू डाई के लिए। कौन सा कलर देती थी वो, ब्लू और वायलेट का कलर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों ने जैसे ही इंडिगो का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करा, फिर उनको क्या फ़र्क दिखने लगा। क्यों, और ये जो वोड है वो टेम्परेट जोन में क्या उगता है, तो इसलिए क्या जो यूरोप है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, क्या वोड इजीली अवेलेबल है। तो ये लोग पहले वोड का इस्तेमाल करते थे यूरोपियन लोग। फिर क्या धीरे धीरे उन्होंने किसी एक ने कोई लाया होगा इंडिया से यूरोप ले गया होगा क्या इंडिगो, फिर उसे इस्तेमाल करा गया होगा। फिर देखा गया होगा कि इंडिगो की जो डाई है, इंडिगो क्रॉप ने जो कलर दिया है और जो वोड क्रॉप ने कलर दिया उसमें तो यार बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि ये जो वोड ने दी है वो काफ़ी पेल और डल लग रही थी उसके सामने। अब उन्हें ख़राब क्या पता चले, जब उन लोगों ने कभी अच्छा देखा ही ना हो तो उन्हें ख़राब का पता ही नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने इंडियन इंडिगो देखा और उससे अपना वोड कंपेयर करा, तब उन्हें पता चला कि उनका वोड तो यार बिल्कुल बेकार ही है, बिल्कुल बेकार कलर देता था। जहाँ उन्होंने हमारा जो इंडियन इंडिगो का जो ब्लू कलर और वायलेट कलर देखा, तो वो इतना रिच और इतना ब्लू कलर था, और उसी के मुताबिक जो वोड था वो बिल्कुल डल सा, एकदम बेकार सा, पेल और डल सा था। तो क्या करने लगे, अब जो है उनको क्या वोड की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इधर देखिए, तो जो इंडिगो है वो क्या, वो तो खाली इंडिया में था, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडियन इंडिगो। तो जो इंडियन इंडिगो है ये कहाँ से, इंडिया से इंपोर्ट कराया जाएगा। तो जो इंपोर्ट कराया जाएगा तो ये तो वही कंपनी कर सकेगी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। तो अब अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करानी तो क्या आप खुद कर लेंगे, क्या आप तो किसी कंपनी से बात करेंगे। तो अब उतने टाइम में इतना ज़्यादा हो गया था इंडियन इंडिगो का डिमांड, तो उसके लिए क्या होता था कि सारी कंपनियां क्या इंडियन इंडिगो का ऑर्डर दे देती थी, इंपोर्ट होता रहता था। जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता था इंडिया का, और करता था, और जो जितना भी इंडिगो था वो सब क्या यूरोप पहुंचा दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि वहाँ के जो, अभी आपको बताया कि यूरोप में भी ब्लू कलर करने के लिए एक क्रॉप उगाई जाती है जिसका नाम है वोड। अब वोड जो बेच रहे होंगे उन्हें तो यार नुकसान हो रहा होगा। क्यों, क्या नुकसान हो रहा होगा कि सब लोग ज़्यादा पैसा दे करके इंडिया से इंडिगो मंगवा रहे हैं। अब क्या होगा कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसका क्या, उसके पैसे भी ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। अब अच्छी चीज़ तो महंगी मिलती है, तो इसलिए क्या उसका जो प्राइस है वो भी क्या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या जो पहले से वो वोड क्रॉप बेच रहे होते हैं उनको क्या अपना जो भी प्राइस है वोड का वो पहले के मुताबिक काफ़ी कम करना पड़ता है, और इनसे क्या उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। तो जो यूरोपियन कंपनी होती है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी गवर्नमेंट को क्या प्रेशर दिया कि ये जो इंडिया से इंपोर्ट करवा रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट करवा रहे हो ये इंडियन इंडिगो, इसे यूरोप में मंगवाना बंद करो, बैन कर दो, यूरोप में लाना इसको क्या बैन कर दो। तो फिर जो इंडियन इंडिगो है इसे क्या बैन कर दिया गया, और फिर उसी को क्या जो उनका वोट था उसे इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अगर आपको बताओ, अगर आपको कुछ दिन के लिए अच्छी चीज़, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ दे दी जाए, फिर उसके बाद उसको हटा करके फिर वही बेकार सी चीज़ पकड़ा दी जाए तो आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या करा कि जो
लोग थे वो क्या सोचते थे कि कहाँ इंडिगो इतना अच्छा कलर है, फिर ये कहाँ वोट दे दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग को पहले क्या कोई बटन वाला फ़ोन दे दिया गया, कीपैड वाला, फिर अचानक से हटा के एकदम हाईली टेक्नोलॉजी का स्मार्टफोन दे दिया, हम लोगों ने चलाया, बहुत मज़ा आया। फिर हमसे वो फ़ोन छीन करके, स्मार्टफोन छीन करके वही कीपैड वाला दे दिया, तो क्या आपका मन लगेगा वो फ़ोन चलाने में कीपैड वाला? आपका तो मन करेगा अरे वाह वो स्मार्टफोन मिला था, कितना बढ़िया था। तो वैसे ही क्या जो इंडियन इंडिगो है वो तब इतना अच्छा था, तो वो और फिर उसके बाद वो बैन करके उनको फिर से वोट देने लगे, तो कहने लगे अरे यार ये तो कितना बेकार बेकार सा है, उनका मन नहीं लग रहा था, उनको क्या अंदर से फीलिंग आ रही थी अरे नहीं नहीं यार ये कलर खराब है, कंपनी को नहीं ये लोगों को आ रही थी। तो क्या होने लगा कि और जो वोट है उसको खरीदता भी कोई नहीं था, कहते ज़्यादा ब्लू कलर छोड़ो कोई और कलर के कपड़े ले लेंगे। फिर क्या होने लगा कि ये जो इंडियन इंडिगो है इसकी तो डिमांड बढ़ ही रही थी, तो फिर इससे क्या स्मगलिंग होने लगी इंडिगो की क्या स्मगलिंग होने लगी, कहाँ पे? यूरोप में, जो फ्रांस जर्मनी, यहाँ पे क्या इनकी स्मगलिंग होने लगी। तो फिर क्या हुआ कि जो कंपनी थी जिन्होंने इंडिगो को बैन कराया, इन्हीं ने क्या फिर इन्हीं कंपनियों ने फिर अपनी गवर्नमेंट को प्रेशर दिया कि ये जो बैन है इसे रिलैक्स कर दो, यानी बैन को हटा दो और ये जो इंडिगो है इसको फिर से क्या इम्पोर्ट कराने लगो। तो फिर जो इंडिगो है वो क्या फिर से क्या इम्पोर्ट होने लगा। तो अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, जैसे कि कहा गया है फ्रांस इज एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, यानी कि फिर बाद में जो इंडिगो है वो भी कहाँ उगाने लगा गया, वो फ्रांस जर्मनी और ब्रिटेन के यहाँ भी उगाने लगा। और जैसे कई कई जैसे जो फ्रेंच है उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट करने लगे, सैन डोमिंग, यानी कि अगर पूछा जाए कि वोट की कल्टीवेशन कहाँ होती थी, तो वोट की कल्टीवेशन होती थी नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन में, यहाँ पे क्या वोट की कल्टीवेशन होती थी। और फिर बोला गया कि ये जो फ्रेंच है, मतलब कि अब ये तो वोट हो गया, अब बोला जाए इस यूरोपियन कंट्री ने कहाँ कहाँ शुरू करा, तो ये जो फ्रेंच लोग थे इन्होंने कहा सैन डोमिंग में सैन डोमिंग में इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट करी, जो कि कैरिबियन आइलैंड में है। और पोर्तुगीज जो थे उन्होंने कहा ब्राज़ील में, और जो इंग्लिश इन जमाइका, तो जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने कहा जमाइका में करा, और स्पेनिश लोगों ने कहा वेनेजुएला के करा। और जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो कहाँ पे, वो नॉर्थ अमेरिका के भी कई जगह, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका से भी क्या इंडिगो प्लांटेशन करने लगे। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि पोर्तुगीज है उन्होंने कहा ब्राज़ील में करा, तो पोर्तुगाल कहाँ पर है, पोर्तुगाल है यूरोप में, और वो यहाँ वहाँ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो वहाँ पे वो कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन है, और जो इंडिगो वो तो टेम्परेट जोन में उगता नहीं, टॉरिड जोन में उगता है, और टॉरिड जोन का ब्राज़ील में पड़ता है, तो इसलिए क्या वो ब्राज़ील में आकर के क्या उगाने लगे क्या इंडिगो। By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons between 1783 and 1789. The production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. From where could this indigo be procured? तो फिर क्या होने लगा कि इसी 18th सेंचुरी के आते आते जो इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी वो क्या एकदम फर्दर ही बहुत तेजी से क्या बढ़ गई। और जो ब्रिटेन है वो क्या ये जो इंडिगो है इनका क्या इंडस्ट्रियलाइज करने लगा, और ये जो कॉटन और प्रोडक्शन जो है कॉटन प्रोडक्शन का, इसे क्या ड्रामेटिकली यानी अचानक से ही क्या एक्सपैंड कर दिया। और इसमें क्या एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज, जिसमें क्या होने लगा कि कई सारी क्लोथ डाइज का क्या डिमांड होने लगी कि अलग अलग क्लोथ डाइज की, ये जो इंडिगो है। और जो
इंडिगो की जो डिमांड थी वो भी क्या साथ में इंक्रीज हो गई, और इसकी सप्लाई की वजह से क्या होने लगा कि जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका ये क्या कोलैप्स कर गया वैरायटी ऑफ रीजन की वजह से। मतलब कि जो वेस्ट इंडीज है और अमेरिका ये भी क्या, ये दोनों भी इसी चीज की क्या कर रहे थे, इसी चीज की क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसका क्या, इनकी वजह से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। और 1783 से लेकर के 1789 में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का, वो क्या, वो वर्ल्ड में पूरा आधा पड़ गया। और जो क्लोथ डायर्स थे, यानी जो क्लोथ को डाई करते थे, वो क्या, अब वो ब्रिटेन में क्या नए सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई क्या ढूंढने लगेगी कहीं से, अब नई सोर्स ऑफ सप्लाई मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। सॉरी, तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation। तो क्या होता है कि जो डिमांड थी इंडिगो की, ये इसको बढ़ते देखते हुए क्या कंपनी ने ये सोचा कि हम लोगों को ये जो कल्टीवेशन है इंडिगो का, इसे क्या एक्सपैंड करना चाहिए। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market in 1788. Only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%। तो क्या होता है कि अब जो लास्ट 18 सेंचुरी में जब ये इंडिगो का कल्टीवेशन बंगाल में करा गया, बंगाल में एक्सपैंड करा गया रैपिडली, तो इससे क्या होता था कि अगर ये जो 1788 है, इसमें क्या जो इंडिया था वो खाली 30% ही क्या इंडिगो इम्पोर्टेड था। यानी कि इंडिगो वो खाली 30% ही वर्ल्ड का इम्पोर्ट कर पाता था। लेकिन 1810 में इतना इम्पोर्ट करा कि वो जो इंडिया है वो इंडिगो का 95% का क्या बन गया है, उसका 95% का क्या इम्पोर्टर बन गया पूरी वर्ल्ड में। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. Attracted by the prospect of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loan from the company and the banks that were coming up at that time. Sorry. तो क्या होता था कि जो इंडिगो का है उसका ट्रेड क्या कमर्शियल, उसका ट्रेड क्या बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो कमर्शियल एजेंट्स थे और जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो सब क्या इंडिगो प्रोडक्शन में क्या इन्वेस्ट करने लगे। और इसी के साथ क्या होने लगा कि जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या अपनी नौकरी छोड़ दी और इंडिगो का क्या बिजनेस खोल दिया। क्यों खोला? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे थे इंडिगो बिजनेस की तरह। क्यों हो रहे थे? क्योंकि देखिए, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो अगर सपोज उनकी सैलरी 5 रुपए है तो उनको क्या 5 ही रुपए मिलेगा, चाहे वो जितना काम कर ले। लेकिन अगर वो बिजनेस का करते हैं तो अगर वो
अगर वो अपने बिजनेस से 5 रुपए कमा रहे हैं, अगर वो ज़्यादा मेहनत करें तो वो अपने बिजनेस से क्या 10 रुपए भी कमा लेंगे। तो और अगर नौकरी में जितनी मेहनत करे या ना करे, वो क्या उनके पास 5 रुपए महीने की लास्ट डेट में क्या आई जाएगी। और इसमें जो इंडिगो का जो बिजनेस था, इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा क्या प्रॉफिट भी था। तो इसलिए जो कंपनी के ऑफिशियल्स लोग थे, उन्होंने क्या अपनी नौकरी छोड़ दी और इंडिगो प्लांटर बन गए, इंडिगो उगाने वाले व्यक्ति बन गए और इंडिगो का क्या ट्रेड करने लगे। ऐसे कई सारे स्कॉटमैन, यानी कि जो स्कॉटलैंड में रहते हैं वो, और इंग्लिशमैन जो इंग्लैंड में रहते हैं वो सब आकर के क्या इंडिगो प्लांटर बन गए। और जिनके पास पैसे नहीं थे, चलो उन्होंने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उनके पास तो पैसे नहीं थे। अगर कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना तो उसके लिए तो थोड़ा पैसा तो लगता है पहले से। तो जिनके पास पैसा था वो नौकरी छोड़कर आए और आकर के क्या इंडिगो प्लांटर बन गए। लेकिन कुछ तो नौकरी छोड़ आए, लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो वो लोग क्या कंपनियों से क्या, कंपनी की जो बैंक थी ब्रिटेन की, उनसे क्या पैसे उधार लेते थे, लोन लेते थे। और किन कंपनी से लेते थे? जो कंपनियां कहाँ इंडिया आ रही होती हैं उन्हीं। जैसे एक बैंक का नाम है ए, तो वो ए बैंक जो है वो क्या ब्रिटेन से इंडिया भी आ रही है। तो जो यहाँ आ जाएगी तो क्या उससे ही क्या उस इंग्लिश मैन ने क्या लोन ले लिया और उससे क्या आते एट द टाइम उसे क्या भरता रहेगा। तो ऐसा होने लगा, लोग अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के क्या इंडिगो प्लांटर बनने लगे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? अब इंडिगो कल्टिवेट कैसे होता था, उसको उगाया कैसे जाता था? There were two main systems of indigo cultivation, niche and rayoti. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindar and produced indigo by directly employing hired labor. तो क्या होता था कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है क्या, इसके दो सिस्टम थे। पहला सिस्टम निज कल्टीवेशन और दूसरा सिस्टम रयोती सिस्टम। तो जो निज सिस्टम था, इसमें क्या होता था कि जो प्लांटर्स हैं वो क्या उनकी खुद की लैंड होती थी और उस लैंड में जो भी वो उगाते थे उनमें क्या उनका डायरेक्टली कंट्रोल होता था और उन्हें क्या किसी से खरीदने और रेंट में लेने की भी दिक्कत नहीं थी, ज़मींदारों से लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। और वो क्या अपने क्या जो एम्प्लॉय उन्हें हायर करके, जो लेबर उनको हायर करके अपना क्या काम करवा सकते थे। The problem with niche cultivation. The planter found it difficulty to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only a fertile land, and these were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempt to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. But this always led to conflicts and tension. Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. तो क्या होता था कि द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, तो जो निज कल्टीवेशन था इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? तो इससे क्या होता था कि जो प्लांटर्स थे जिनको क्या डिफिकल्टी हो रही थी अपना ये जो निज कल्टीवेशन है इसको एक्सपेंड करने के लिए, उन्होंने क्या किया, जो इंडिगो है उसे क्या हम लोगों को क्या खाली एक उससे हम लोगों को फर्टाइल लैंड में ही क्या कल्टीवेट करना चाहिए। और जितनी भी फर्टाइल लैंड थी वो क्या डेंसली पॉपुलेटेड थी, वहाँ पे खूब सारे लोग रहते थे और खाली स्मॉल प्लॉट ही क्या बचे थे। लेकिन वो क्या स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड मतलब कि जैसे एक प्लॉट इधर है तो दो प्लॉट एक दो घर छोड़ के इधर है, फिर दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, यानी एक जगह ज़मीन नहीं थी, खाली अलग अलग जगह क्या खाली जगह पड़ी हुई थी। और जो प्लांटर्स हैं उनको क्या नई मतलब कि ज़्यादा जगह चाहिए होती है और कॉम्पैक्ट ब्लॉक चाहिए होता है ताकि ये इंडिगो प्लांटेशन कर सके। लेकिन ऐसा भी इनको क्या मिल नहीं रहा था। तो इन लोगों ने क्या अटेम्प्ट करा कि जो लैंड उसे लीज में ले ले और जो फैक्ट्रियाँ और
फिर क्या होता था कि फैक्ट्री इनको लैंड में ले लिया, अगर ये सब ना कर पाए तो इनकी जो लैंड है वो क्या इविक्ट हो जाए, इविक्ट मतलब कि ले जाए, मतलब कि हमेशा इनके हाथ से चली जाएगी। और ऐसा हर बार क्या कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन में ही क्या कन्वर्ट होता रहा, यानी कि ऐसा जब भी हुआ तो क्या टेंशन हुई और क्या कन्फ्लिक्ट यानी वाद विवाद हुआ। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और जो लेबर है इन्हें भी क्या मोबिलाइज करना आसान नहीं था। और जो लार्ज प्लांटेशन थी जो कि एक वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स को ऑपरेट करने की वो क्या रिक्वायर्ड करनी थी, और जो लेबर है वो क्या वो बहुत ही ज़्यादा नीडेड थे, और पीजेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे तब किसमें राइस कल्टीवेशन में। तो जो ये सब इंग्लिश मैन है इनको तो ये सब आता नहीं होगा, खेती वेती करना आता तो होगा लेकिन इंडिया के क्लाइमेट के अनुसार नहीं आता होगा, तो उनको क्या तो और यहाँ के जो पीजेंट्स है उनसे करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के पीजेंट्स तब क्या राइस कल्टीवेशन में क्या बिजी थे। Niche cultivation on large scale also required many plows and bullocks. 1 bighha of indigo cultivation required 2 plows. This means that a planter with 1,000 bighas would need 2,000 plows. Investing one purchase and maintenance of plows was a big problem, nor could supplies be easily got from the peasants, since their plows and bullocks were busy on their rice fields again, exactly at the time that the indigo planter needed them. Till the late 19th century, planters were therefore uh, reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the Rayoti system. तो क्या होता था कि ये जो निच कल्टीवेशन है इसे कि हम लोगों को लार्ज स्केल में करना पड़ता था, और एक जो बीघा है एक बीघा में हमें क्या 2 प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि अगर किसी के पास 1 बीघा है तो उसे 2 हल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी के पास 1,000 बीघा है तो उसे 2,000 प्लॉट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें क्या इसको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, परचेज और मेंटेनेंस करना पड़ेगा किसका प्लॉट्स का, और ये क्या एक बहुत ही बड़ी बिग प्रॉब्लम है। और इसमें क्या ये जो सप्लाई भी थी 2,000 प्लॉट्स की ये भी क्या आसान नहीं थी, इतनी भी क्या इजीली नहीं थी। और ये जो इंडिगो प्लांटर है इनको क्या इतनी नीड भी नहीं थी, क्योंकि वो तब राइस कल्टीवेशन में लगे हुए थे। और तभी जो लेट 19th सेंचुरी है इसमें क्या होता था, लेट 19th सेंचुरी में जो प्लांटर्स है वो क्या वो नीच कल्टीवेशन से ऐड करके लेस देन 25% प्रोड्यूसर इनके अंदर दिस सिस्टम, मतलब कि जो नीच कल्टीवेशन थे उसमें क्या जो 25% से लेस देन पीपल क्या उस नीच सिस्टम से हट करके जो रयोती सिस्टम है इसमें आकर के क्या अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन करने लगे। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयोट्स, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Under the Rayoti system, the planter forced the Rayots to sign a contract and agreement satta. At times, they pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the Rayots. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. But the loan committed the Rayos to cultivating indigo and on at least 25% of the area under his holding. The planter provided the seeds and the drill while the cultivators prepared the soil, sowed the seeds and looked after the crop. तो क्या होता था कि जो रयोती सिस्टम इसके अंदर जो प्लांटर्स है उनको क्या फोर्स करा जाता था, जो रियोर्स है उनको फोर्स करा जाता था कि एक टाइप का एग्रीमेंट है उसमें साइन करो, उसे क्या सत्ता कहते थे। इसमें क्या होता था कि जो विलेज हेडमैन है उसे प्रेशराइज करा जाता था कि इस पर साइन करो, और क्या बिहाफ ऑफ रेयोस के लिए, जिसमें क्या होगा जो साइन मतलब कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस
फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट इंटरेस्ट अबाउट द इंडिगो, यानी कि इंडिगो प्रोड्यूसर्स को जितना उन्हें मिलना चाहिए, इंडियन इंडिगो प्रोड्यूसर्स को जितना पैसा मिलना चाहिए उससे क्या कम पैसा उन्हें मिलता था। और इसकी ये जो एग्रीमेंट है ये क्या विलेज के हेडमैन को क्या साइन करना पड़ता था। बट जो लोन कमिटी जो लोन था वो कमिटेड द रेट्स टू कल्टिवेटिंग इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर हिज होल्डिंग। और ये जो कमिटेड थी कमेटी, इन्होंने क्या हर पीजेंट्स को क्या एक ऐसा करा कि उसके पास जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन का 25% में क्या उन्हें इंडिगो कल्टीवेशन ही करनी है। जैसे कि एक आदमी है उसके पास 1000 बीघा ज़मीन है, तो 1000 बीघा ज़मीन का क्या 25% जितना भी होगा उस 25% में खाली इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ेगी। और उसे सही से एकदम सीड लगाना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा, सॉइल डालना पड़ेगा, सोड करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से उसकी क्या प्रिपेयर करनी पड़ेगी सॉइल की, तभी उसको क्या ये सारा क्या चेकिंग होगी इस चीज़ की। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the rear, and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low, and cycle of loans never ended. There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants preferred to cultivate rice. Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not sown with rice. तो क्या होने लगा कि जैसे ही जो क्रॉप है वो जब डिलीवर करने लगी, जो डिलीवर होती थी किसको, प्लांटर को, तो उसे क्या हार्वेस्ट करके उसे क्या एक नया लोन वापस दे दिया जाता था रियोत को। और ये जो साइकिल थी क्या ये गोल गोल चलती रहती थी कि और जो पीजेंट्स थे जो कि इनिशियली टेम्प्ट बाय लोन्स रियलाइज, मतलब कि जो पीजेंट्स थे रेट्स थे उनको क्या जो लोन्स मिल रहा था उनको समझ में आ गया था कि ये जो सिस्टम है काफ़ी गलत है, इसमें क्या इनको लोन मिल रहा है फिर ये लोन चुका रहे, और जो जितना भी ये कमाते थे वो क्या वो बहुत ही ज़्यादा कम था और इन्हें लोन क्या बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में मिलता था। और इसके साथ अदर प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि जो प्लांटर हैं उन्हें क्या इंडिगो उगाना है तो उसके लिए क्या बेस्ट सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या इंडिगो उगाने की जगह वो क्या प्रेफर कर रहे थे कि उसमें राइस उगा ले, और जो अलग अलग है जैसे राइस उगा ले और भी अलग अलग क्रॉप को उगा ले इंडिगो उगाने की जगह। और जो इंडिगो है उसमें क्या उनकी क्या बहुत ही ज़्यादा डीप रूट होती है, उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो क्या रैपिडली यानी कि हर पल क्या एग्जॉस्ट होती रहती है, खत्म होती रहती है। और आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, और इंडिगो की हार्वेस्टिंग के बाद, इंडिगो की कटाई के बाद जब इंडिगो की फसल काटी जाती है उसे हार्वेस्ट कहते हैं, तो जो फसल है उसको कटने के बाद उसमें फिर क्या हम लोग वो जो राइस है वो क्या फिर से नहीं उगा सकते, तो इसलिए क्या ये वाली भी प्रॉब्लम उनके साथ थी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। In March 1859, thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with sword and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans, and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and the Gomasthas
agents of planters who came to collect rent were beaten up. Right, riots so they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters' lathias. The लाठी wielding strong man maintained by the planters. तो क्या कहा जा रहा है कि मार्च में 1859 मार्च में क्या हुआ था कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रियॉट्स बंगाल में बहुत सारे रियॉट्स ने मना कर दिया था इंडिगो उगाने के लिए, रिफ्यूज कर दिया था। और ये जो रिबेलियन था इसमें जो रियॉट्स थे वो सब क्या, वो जो रेंट है वो प्लांटर्स को नहीं पे करते थे और जो इंडिगो फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे क्या हमला कर देते थे। कैसे हमला कर देते थे? तलवार के साथ, तीर कमान के साथ वहाँ क्या हमला कर देते थे। ये कौन? आदमी लोग। और जो औरतें होती थी वो कहीं पॉट्स ले रही, कहीं पैन ले रही हैं, और भी जो उनके किचन के इम्प्लीमेंट्स है, किचन के जैसे हो गया उनका बेलन हो गया और उनका चमचा हो गया, तो ये सब लेकर के वो लोग क्या मारने लगी। किनको मारने लगी? ये सब मारने लगी प्लांटर्स को मारने लगी। और वो सब इंडिगो जो उनको फोर्स करते थे इंडिगो उगाने को, उनको क्या जाके मारने लगी। और किनको मारा? और वो उनको मारा जो कि उनके लिए काम करते थे। कौन? गुमास्ताज। गुमास्ताज क्या करते थे? गुमास्ताज ये वो आदमी होते, ये एजेंट, ये प्लांटर्स के एजेंट होते थे। गुमास्ताज प्लांटर्स के एजेंट होते थे जो कि पैसे कलेक्ट करने को आते थे। जैसे आज 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन का टाइम तुम्हें दिया था, 2 दिन हो गए हैं, लाओ पैसे लौटाओ। तो ये सब कौन? गुमास्ताज ही होते हैं। तो और ये सब लकड़ी लाठी लेकर के आते हैं, तो इनको हम लोग लठियाल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाठी लेकर आते स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या लठियाल्स भी कहते हैं। तो इन लठियाल्स को भी क्या खूब मारा। Why did the indigo peasants decide that they would not longer remain silent? What gave them power to rebel? Clearly, the indigo system was intentionally oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. In 1859, the Indigo Rayos felt that they had the support of the local zamindar and village headmen in their rebellion against the planters. In many village headmen, the Indigo peasants and pitches fought pitched battles with the Lathias. In other places, even the zamindar went around village urging riots to resist the planters. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planter to give them land on long leases. तो फिर क्या हुआ कि आखिर ये लोग जो इंडिगो पीजेंट्स थे उन्होंने ऐसा डिसाइड क्यों करा कि ये जो ये ज़्यादा लंबे समय के लिए साइलेंट नहीं रहेंगे। क्यों? और इनको ये पावर किसने दे दी रिबेल करने के लिए? तो इसमें ये दिखाई दे रहा है क्लियरली कि जो इंडिगो सिस्टम है उसमें क्या इंटेंसली ओप्रेसिव, यानी कि उसमें वो काफ़ी ऑपरेसिव, वो इंटेंस, उसका जो इंटेंस है वो काफ़ी ऑपरेसिव है। लेकिन जो ऑपरेस कर रहे हैं वो क्या, वो सब रिबेलियन, वो ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, यानी कि ये जो ऑपरेस्ड है, ये जितना भी उसका जो सिस्टम ऑपरेस है वो सब क्या एक रिबेलियन, एक रिबेल को क्या खड़ा कर रहा। और ये बहुत बार हुआ है। इन 1859 जो इंडिगो रेयोस वो क्या, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने क्या लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन को सपोर्ट करना चाहा और सपोर्ट करा किसके? अगेंस्ट प्लांटर। और बहुत सारे विलेज में हेडमैन को क्या फोर्स करा जाता था कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट में और साइन करे और मोबिलाइज द इंडिगो पीजन, और जो इंडिगो पीजन से उनको क्या मोबिलाइज करे और उन्हें क्या एक, और फिर उन्होंने क्या एक पिच बैटल भी
लड़ी किनके साथ, लठियास के साथ। और अलग अलग जगहों में जो जमींदार है वो कहाँ कहाँ विलेज विलेज गए, वो मीटिंग करी और वहां पे जा करके रईयोत से डायरेक्ट बात करी अगेंस्ट रेसिस्ट द प्लांटर्स के बारे में। जो जमींदार वर अनहैप्पी, ये जितने भी जमींदार थे वो सब क्या बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थे। क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि जो इनकी इंक्रीजिंग पावर थी ब्रिटिशर्स की, उसकी वजह से जो प्लांटर्स है और जो प्लांटर्स की जो पावर इंक्रीज हो रही थी, इसकी वजह से वो लोग क्या बहुत ज्यादा एंग्री थे। और वो लोग इसलिए भी एंग्री थे क्योंकि इनको बार बार फोर्स करा जा रहा था कि अपनी लैंड लीज में दो इंडिगो उगाने के लिए, और इंडिगो उगाते हैं तो काफी ज्यादा लैंड की फर्टिलिटी भी लॉस होती है। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in other struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibilities of another popular rebellion. When the news spread of a simmering revolt Indigo districts, Indigo district. The lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. The riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice state that riots would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need to be sown. Eden was trying to placate the peasants and control the explosive situations, but his action was read as support for the रिबेलियन। तो फिर क्या होता था कि जो इंडिगो पीजेंट्स है वो ये भी इमेजिन करते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इनको क्या सपोर्ट करेगी इन प्लांटर्स के अगेंस्ट। ये जो स्ट्रगल है उनके अगेंस्ट क्या, प्लांटर्स के अगेंस्ट उनको क्या सपोर्ट करेगी। और जो 1857 का रिवॉल्ट है, इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या पर्टिकुलरली परेशान हो चुकी थी, पर्टिकुलरली वो क्या परेशान हो चुकी थी कि किस लिए, ताकि वो ये जो रेबेल हुआ था इसकी वजह से वो क्या बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और सोच रही थी फिर से ये ऐसी फिर से कोई रिबेलियन, ऐसा पॉपुलर रिबेलियन फिर से ना आ जाए। और ये जो न्यूज़ है जब स्प्रेड हुई, यानी जब फैली जिले से जिले, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उस रीजन में खुद आए। क्या उन्होंने टूर करा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कब 1859 विंटर सीजन में, और उन्होंने रयोस से देखा कि जो टूर है वो क्या साइन किया गया है गवर्नमेंट की सिंपैथी दिखाने के लिए। और जब बरसात में मजिस्ट्रेट एशले एडन ने एक नोटिस इश्यूज करी कि जिसमें लिखा था कि रेयोस को अब कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या एक्सेप्ट करने के लिए। और ये सब क्या जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने क्या डिक्लेयर कर कि जो इंडिगो नीड है उसको क्या सोन, यानी कि उन्हें उगाया जाएगा, मतलब कि उन्हें कम करा जाएगा। और जो ईडन है वो क्या, वो प्लेकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल द एक्सप्लोसिव सिचुएशन, यानी कि जो ईडन है एडन वो क्या ट्राई कर रहे थे कि ये जो पूरा सिचुएशन इसको क्या इसे क्या एक्सप्लोसिव सिचुएशन बना दे। और जो इनका एक्शन है वो क्या रिबेलियन को क्या सपोर्ट भी कर रहा था। एज द रिबेलियन स्प्रेड intellectuals of from Calcutta rushed to the Indigo districts. They wrote the mystery of the riots, the tyranny of the planters, and the horrors of the Indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assaults and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive methods they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for Rios. The commission asked the Rios to fulfill their access, existing
contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. तो क्या होता है कि जैसे ये रिबेलियन स्प्रेड करता है तो इंटेलेक्चुअल्स कहाँ से, कलकत्ता से बढ़ के जो और भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक मिस्री क्या लिखी जाती है, किसके रोट जो रियोत होते हैं उनके द्वारा क्या, जो और भी मिस्री है वो क्या और भी मिस्री लिखी जाती है, और जो टेरेनी हो गए ऑफ द प्लांटर वो, और हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम, ये सब क्या मिस्री लिखी जाती है। और ये जो परेशानी है रिबेलियन की, ये गवर्नमेंट को क्या मिलिट्री प्रोटेक्ट तक पहुंचा दिया प्लांटर्स को फ्रॉम असॉल्ट, यानी कि जो प्लांटर्स थे उनको क्या मिलिट्री सपोर्ट भी मिलने लगा, और उनको क्या एक इंडिगो कमीशन सेटअप करी गई जिसमें ये इंक्वायर करा गया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो अब आगे कैसे होगा, क्योंकि जो पीसेंट्स है वो तो क्या अब रेबल कर रहे हैं। और ये जो कमीशन है उसने जो प्लांटर्स की गलती और जो क्रिटिसाइज है उन्हें भी क्या हेल्प करा, और जो अदर कोरेसिव मेथड है उन्होंने इसे यूज करा विद द इंडिगो कल्टीवेटर्स। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोथ, और ये डिक्लेयर करा कि ये जो प्रोडक्शन है इंडिगो प्रोडक्शन वो रियोस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और जो कमीशन आस्क्ड रियोस टू फुलफिल देयर एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। फिर क्या कह रहा है कि जो कमीशन है उससे फिर से पूछा गया कि जो रियोस है उन्होंने तो मना कर दिया, तो अब हम लोग इंडिगो की जो कमी है वो फ्यूचर में कैसे फुलफिल करेंगे। After the revolt, indigo production collapsed in Bengal, but the planter now shifted their operation to Bihar with the discovery of synthetic dyes in the late 19th century. Their business was severely affected but yet they managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned to South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo प्लांटर्स। फिर क्या होता है कि जब रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो क्या कोलैप्स कर जाता है कहाँ, बंगाल में। लेकिन जो प्लांटर्स हैं वो भी क्या अभी भी क्या उन्होंने वो जो भी इंडिगो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट कर दिया ऑपरेशन कहाँ पर, बिहार में। और बिहार में क्या इंडिगो प्रोडक्शन हो रहा है बंगाल से हट करके। और फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी हुई लेट 19th सेंचुरी में, तो इसकी वजह से क्या जो बिजनेस है पहले तो अफेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इसको क्या मैनेज करने लगे और फिर क्या एक्सपैंड करने लगे क्या प्रोडक्शन को। लेकिन जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे और जब वो आके बिहार में आए और उनसे पूछा, विजिट करा चंपारण में, वहाँ पे देखा कि इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ क्या हो रहा है, इंडिगो उगाया जा रहा है। फिर 1971 में फिर बिगनिंग होती है चंपारण मूवमेंट की अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अब चंपारण मूवमेंट क्या है, वो कैसे शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू हुआ था, वो हम लोग जानेंगे आगे के चैप्टर में। इस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा हिस्सा था। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था हमारा ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।